नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा नवम में सामाजिक विषय के अंतर्गत समकालीन भारत और विश्व के अंतर्गत अध्याय 2 के भाग 3 का अध्ययन करेंगे और उसमें है रूसी क्रांति। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। पॉइंट आता है कि अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं। तो 1917 फरवरी माह में राजशाही का पतन हुआ, यानी समाप्ति हुई, और अक्टूबर की जो घटनाएं थी उसको अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऐसा कैसे हुआ, क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अब हम क्रांति से कुछ साल पहले की परिस्थितियों पर नज़र डालते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो रूस के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई उसके पीछे कारण क्या थे, उसी के तहत अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं रूसी साम्राज्य 1914 के बारे में। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। देखिए, जो वहाँ के शासक हुए, जार के नाम से उनको जाना जाता था। तो जार निकोलस द्वितीय 1914 में रूस का शासक था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। ये जितने जो अपन ने पढ़े हैं ये सब क्या थे, रूस के भाग थे, या फिर रूस पर इनका अधिकार था। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। कहाँ तक था? प्रशांत महासागर तक। और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। जो मध्य एशिया में जो राज्य थे कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये भी क्या थे? रूस के हिस्से थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। तो इस साम्राज्य के अंदर कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, इन लोग भी, ये भी शामिल था, ये भी इसके हिस्से थे। अब आता है अपने पास रूस की अर्थव्यवस्था और समाज। तो रूस की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ की समाज की स्थिति कैसी थी, देखिए। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। जितनी रूस की जनसंख्या थी उससे 50% से, मतलब कहने का मतलब उसका बहुत बड़ा हिस्सा कुल जनसंख्या का कृषि कार्य से जुड़ा हुआ था, खेती करते थे। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। रूस के अधिकांश लोग यानी 85% लोग अपना पेट भरने के लिए खेती करते थे। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। पूरे यूरोप के अंदर जितने लोग रूस की खेती पर निर्भर थे उतनी जनता किसी भी देश की कृषि पर निर्भर नहीं थी।
उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% थी। केवल फ्रांस और जर्मनी में के जो लोग थे वो 40 से 50% लोग ही ऐसे थे जो कृषि कार्य करते थे, जबकि रूस के कितने 85% लोग कृषि कार्य करते थे। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। वहाँ पे इतनी ज़्यादा अनाज पैदा होता था कि वो सबसे बड़ा निर्यातक था, यानी अन्य देशों को अनाज की सप्लाई करता था। वहाँ पे उद्योग बहुत कम थे, यानी कल कारखाने फैक्ट्रियाँ वगैरह की संख्या कम थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। रूस में एक तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ये औद्योगिक इलाके थे जहाँ पे कल कारखाने थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। ज़्यादातर काम कौन करते थे? मजदूरी करते थे, कारीगर करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कारखाने भी उस समय मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। कब चालू हुए ये? 1890 में। इस दौरान जो रूस का जो रेल नेटवर्क था, रेल का जो विकास था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हो गई। इसी का परिणाम था कि वहाँ जो रूस का जो कोयला उत्पादन था उसके अंदर दुगनी और स्टील उत्पादन वहाँ का 4 गुना बढ़ गया। सन 1990 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। ज़्यादातर कारखाने थे उन पर क्या है, पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का खुद का स्वामित्व था, अधिकार था। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो। मजदूरों को काम मिलता रहे, उनके घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। मतलब मज़दूरों से ज़्यादा काम नहीं कराए, इसलिए जो वहाँ के जो सरकारी डिपार्टमेंट थे वो उन फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। जो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर होते थे वो भी इन नियमों का उल्लंघन करने से नहीं रोक पा रहे थे। कारीगरों की इकाइयाँ और वर्कशॉप में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींच जाती थी। मतलब उनसे उनकी जो निर्धारित काम करने के घंटे थे उससे अधिक काम कराया जाता था। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। उनको कितना काम करना पड़ता था? 10 से 12 घंटे, लेकिन उनसे कितना काम कराया जाता था? लगभग 15 घंटे उनसे काम कराया जाता था। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। मजदूरों में भी अलग अलग वर्ग थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए रखे हुए थे। जो मतलब उनका जो संबंध था अपने गांव से भी उनका जुड़ाव था, उनकी परंपराओं का निर्वाह करते थे वो। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे और बहुत सारे तो परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था, यानी अंतर दिखाई देता था। उनकी योग्यता अलग अलग थी, उनकी कुशलता अलग थी।
सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। एक मजदूर धातु का जो काम करता था, उस मजदूर ने कहा कि जो एक मजदूर था वो क्या करता था, अपने आप को क्या मानता था, साहब मानता था, अफसर मानता था। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। 1914 के अंदर जो फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे, उन मजदूरों में 31% महिलाएं काम करती थी, लेकिन उनको पुरुषों के मुकाबले वेतन कम दिया जाता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। जबकि और इसी के साथ जो अंतर था पुरुष और महिला मजदूरों में, उनके पहनावे और व्यवहार से भी दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन क्या थे, बहुत कम थे। इन विभेदों के बावजूद, यानी इन अंतर के बावजूद, जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी, तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। देखो, जब फैक्ट्री मालिक किसी मजदूर को निकालता था या उनको कोई मालिक से शिकायत होती थी, तो वो क्या करते थे, हड़ताल भी कर देते थे। 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में भी ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। तो ये दो, कपड़ा उद्योग और धातु उद्योग में जो हड़तालें हुई, उनके बारे में बताया गया है। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं किया जाता था। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी, वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले मिली हुई थी। मतलब जो चापलूसी करता था जार की, वो बड़ा वहाँ पे लोकप्रिय होता था। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी और 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी घटना आम बात हो गया। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे, यानी अलग थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून, यानी कम्यून का मतलब मीर, उनको सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।